जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं सूर्यवीर सिंह आप सबके सामने आज एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा और टॉपिक का नाम है तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। तो आज हम जो है नर्वस सिस्टम के बारे में बताएंगे। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। यूं तो मानव शरीर में या फिर एक कोशिकीय जीवों में, चाहे वो एक कोशिकीय बैक्टीरिया से लेकर के मल्टी सेल्यूलर एनिमल तक अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और कोशिकाओं में इस प्रकार से अपनी अपनी अंगों के आधार पर, अंगों की विशिष्टता और कार्यकी के आधार पर उनमें पाई जाने वाली कोशिकाओं में कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे मसल्स कोशिकाएं हो गईं तो उनमें वो मॉडिफाइड सेल हो गईं। वैसे हम देखते हैं कि ये एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा और तारक काय होगा। ये सारी चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। लाइसोसोम पाया जाता है। इस प्रकार से ये सारी ऑर्गेनेलीज एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लेकिन विभिन्न अंगों की विभिन्न कार्यकी के आधार पर इन कोशिकाओं में मॉडिफिकेशन हुआ, जिसके कारण इनमें थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं आ गईं। जैसे मसल्स होती हैं, अपने हाथ पैरों में या फिर सभी जगह पर मसल्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वो भी एक प्रकार की सेल्स होती हैं। ब्रेन में मस्तिष्क और मेरुरज्जु और अनेक पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं का जाल बिछा हुआ रहता है। जैसे ये यहाँ पर मेरुरज्जु है, इसमें कपाल तंत्रिकाएं निकली रहती हैं। तो ये और ये तंत्रिका कोशिकाएं काफ़ी बड़ी हुई होती हैं जो पूरे बॉडी को कवर करती हैं। तो तंत्रिका तंत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं और तंत्रिका तंत्र हमारी मसल्स कोशिकाओं तक उनका कनेक्शन रहता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिकीय आवेग संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने कई बार देखा होगा कि जब हम किसी गर्म वस्तु की तरफ अपना हाथ को ले जाते हैं और तुरंत ही अपने हाथ को वापस खींचते हैं, या फिर कोई कांटा चुभ जाता है तो तुरंत ही अपना जो अंग है उसको हटाते हैं, यानी कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया जब हम दर्शाते हैं तो उसमें तंत्रिका तंत्र का योगदान रहता है। देखिए, तंत्रिका कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं संवेदी संवेदी तंत्रिकाएं, जिसे कहते हैं सेंसरी सेंसरी न्यूरॉन। एक प्रकार के होते हैं मोटर न्यूरॉन, दूसरा प्रकार होता है ये मोटर न्यूरॉन। या फिर इसे हम कहते हैं चालक तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं वो होती हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन में आवेगों को मस्तिष्क तक ले जाने में काम करती हैं। मस्तिष्क तक नहीं बल्कि प्रतिवर्ती एक्शन होता है, उसमें जो मेन भाग लेता है वो पार्ट होता है हमारा मेरुरज्जु, न कि मस्तिष्क। तो संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा जो आवेग होते हैं वो हमारी मेरुरज्जु तक पहुंचते हैं और मोटर न्यूरॉन के द्वारा जो एक्शन होता है उसके जो आवेग होते हैं वो वापस से अंग तक पहुंचते हैं, तब जाकर के हम अपना हाथ हटाते हैं। तो वो मिनी सेकेंड्स की प्रक्रिया होती है जिसके अंदर ये सारी प्रक्रिया होती है। वरना अगर ऐसा मस्तिष्क के द्वारा ये कार्य होता तो उसमें ज़्यादा समय लग सकता था और हमें हानि पहुंच सकती थी। तो एक प्रकार के न्यूरॉन होते हैं संवेदी न्यूरॉन, दूसरे प्रकार के होते हैं मोटर न्यूरॉन। संवेदी आवेगों को अंग से मेरुरज्जु तक ले जाते हैं और मोटर न्यूरॉन होते हैं वो क्या करते हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो हम कोई रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं उसमें ये काम करते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, तो संवेदी अंगों मस्तिष्क या मेरुरज्जु की तरफ सूचनाओं को ले जाते हैं और मोटर न्यूरॉन के द्वारा वापस से जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो
संचालित किया जाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो होता है, डियर स्टूडेंट्स, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी कहते हैं, तंत्रिका विज्ञान। न्यूरोलॉजी, डियर स्टूडेंट्स, न्यूरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम तंत्रिका आवेग संचरण के बारे में अध्ययन करते हैं। किस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं और ये तंत्रिकाओं के जो कार्य होते हैं, इसके प्रकार होते हैं, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। और न्यूरॉन जो होता है, इसकी उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्मल होती है। किससे डियर स्टूडेंट्स? एक्टोडर्मल। इसको हम एक्टोडर्मल 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 होती है, क्योंकि हम आगे अध्ययन करेंगे कि जब भ्रूण बनता है तो मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला और उसके बाद में 3 जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इनसे मानव शरीर के विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण हुआ। तो जो न्यूरॉन होते हैं या फिर मस्तिष्क जो होता है, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कौन से जनन स्तर से हुई है? तो डियर स्टूडेंट्स, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं, इनकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल है, यानी कि एक्टोडर्म जो जनन स्तर था उससे इनकी उत्पत्ति हुई है। अब हम प्रकारों का अगर अध्ययन करें कि तंत्रिका तंत्र का जो प्रकार इसका अध्ययन करते हैं, तो नर्वस सिस्टम के प्रकार। सिस्टम, देखिए, नर्वस सिस्टम 2 प्रकार का होता है मेन रूप से। एक तो होता है सीएनएस, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेकंड होता है पीएनएस, इसे कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ये होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बॉडी के 2 भाग आते हैं मुख्य रूप से। एक आता है मस्तिष्क, ब्रेन। दूसरा आता है मेरुरज्जु या स्पाइनल कोड। इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कोड। डियर स्टूडेंट्स, अपन इस टॉपिक में कक्षा 10, 11 और 12 तक का एनसीईआरटी को कवर करते हुए अध्ययन करेंगे। और परिधीय तंत्रिका तंत्र को आगे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम या कायिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरा भाग होता है एएनएस, जिसे कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये होता है कायिक तंत्रिका तंत्र।
कायिक तंत्र का तंत्र। आगे जाकर के हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को भी दो भागों में बांटते हैं। एक होता है परानुकंपी तंत्र का तंत्र और दूसरा होता है अनुकंपी तंत्र का तंत्र। परानुकंपी तंत्र का तंत्र और अनुकंपी तंत्र का तंत्र ये दोनों ही ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं। परानुकंपी तंत्र का तंत्र हमारी ह्यूमन बॉडी को सुख का अनुभव या फिर अच्छा फील करवाता है, रिलैक्सेशन फील करवाता है, ये सुख का साधन है। और अनुकंपी तंत्र का तंत्र जो होता है वो बॉडी को अच्छा फील नहीं करवाता है या दुख का साधन हम जैसे कह सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट बीट का बढ़ना या फिर चिड़चिड़ापन रहना। ये सब कब होता है? जब अनुकंपी तंत्र का तंत्र एक्टिव होता है तब। और परानुकंपी तंत्र का तंत्र जब एक्टिव होता है तो आदमी की जो बॉडी होती है वो रिलैक्स महसूस करती है, जैसे हार्ट बीट का नॉर्मल हो जाना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाना, ये सब। तो हमने देखा था कि तंत्रिका तंत्र इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है सीएनएस, दूसरा होता है पीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो भाग आते हैं, पहला है मस्तिष्क, दूसरा है मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र में को आगे जाके दो भागों में बांटा, पहला है सीएनएस, पहला है एसएनएस, दूसरा है एएनएस। एसएनएस मीन्स सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी कायिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा एएनएस यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जिसे हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हैं। देखिए जनरल जानकारी के लिए अगर अपन बात करें तो जो न्यूरॉन होते हैं, हमने देखा कि तंत्रिका कोशिका की उत्पत्ति एक्टोडर्मल थी और तंत्रिका कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है जैसे और कोशिकाओं में पाई जाती है, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन सेल्स डज नॉट हैव डिवीजन, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। अनुपस्थित रहती है क्योंकि इसमें तारक केंद्र अनुपस्थित होता है। तंत्रिका कोशिका में तारक केंद्र अनुपस्थित होता है। अब चूंकि ये मॉडिफाइड सेल हैं तो इनमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरईआर नहीं पाया जाता है और आरईआर का जो रूपांतरण होता है उस आरईआर के स्थान पर इसमें पाया जाता है तंत्रिका कोशिकाओं में नेसल ग्रेन्यूल्स। प्रोटीन निर्माण करते हैं ये नेसल ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर अब जब इनमें सेल डिवीजन नहीं होगा तो क्या पुनरुद्भवन की क्षमता होगी? क्या नहीं, इनमें नगण्य या बहुत ही कम मात्रा में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो पुनरुद्भवन अब पुनरुद्भवन क्या होता है? पुनरुद्भवन की वो प्रक्रिया होती है पुनरुद्भवन जिसके कारण अगर किसी सेल का या फिर किसी जीव का कोई अंग डैमेज हो जाता है तो वापस से उसमें डिवीजन होकर के वो सेल वापस से रीग्रोथ कर देता है और उसी अंग का निर्माण पूर्ण रूप से कर देता है, वो होती है पुनरुद्भवन की क्षमता। तो इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता भी नहीं पाई जाती है। अब हम इनका जो है संरचना की अगर बात करें तो इनमें विभाजन की क्षमता अनुपस्थित होती है क्योंकि तारक का अनुपस्थित होता है। डियर स्टूडेंट्स, तारक का अनुपस्थित होता है जिससे विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसका मतलब है कि जो कोशिका होती है उसमें तारक केंद्र होता है जो तर्कु तंतु का निर्माण करता है। आपने पढ़ा होगा
कोशिका विभाजन में ये तारक केंद्र दो भागों में विभाजित होता है। जो तर्कुतंतु होता है वो तर्कुतंतु का निर्माण तारक केंद्र करता है और ये तर्कुतंतु दो भागों में विभाजित होकर के ऊपरी सिरे और निचले सिरे पर पहुंच जाते हैं और बाद में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है, जिससे एक कोशिका जो होती है वो दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। अब इसमें तारक केंद्र नहीं है तो तर्कुतंतुओं का निर्माण नहीं होगा और सेल डिवीजन भी इनमें नहीं पाया जाएगा। वो न्यूरॉन नहीं होते हैं, न्यूरोग्लिया होते हैं। न्यूरोग्लिया होते हैं जो ब्रेन में पाए जाते हैं, उनके अंदर डिवीजन की क्षमता पाई जा सकती है, लेकिन न्यूरॉन में विभाजन की क्षमता नहीं होती। इनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है और हाँ, ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, शरीर की मानव शरीर की अरे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। सबसे लंबी कोशिकाएं लंबी कोशिका तो कौन सी होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका? न्यूरॉन। इसमें तारक केंद्र अनुपस्थित होता है। प्रोटीन के लिए इनमें नेसल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। अभी हम इसकी संरचना की बात करेंगे तो देखो, ये कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना बनती है, जिसमें ये साइटोन हो गया या इसे सेल बॉडी कहते हैं, कोशिका काय, और ये आगे जाके सिनेप्टिक नोब में इस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं और ये पाया जाता है इनमें माइलिन आच्छाद या माइलिन कवरिंग पाई जाती है। ये नॉन पोलर होती है माइलिन कवरिंग और ये एक्सॉन का लास्ट वाला सिरा है। इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं। कॉमनली जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटिलकोलिन। अब इसमें एक विकसित केंद्रक पाया जाएगा, नेसल ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे और ये वाला जो पार्ट होगा इसे हम बोलेंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी या कोशिका काय। कोशिका काय, कोशिका काय से निकले हुए रहते हैं अपने डेंड्रॉन, डेंड्रॉन निकले हुए होते हैं और डेंड्रॉन आगे डिवाइड होते हैं डेंड्राइट्स में। तो डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स होते हैं, ये संवेदी होते हैं। तो देखो, इनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन, इनको हम बोलते हैं डेंड्रॉन। डेंड्रॉन ये सेल बॉडी से निकले हुए रहते हैं और इन्हें हम डेंड्रॉन बोलते हैं। और जो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे मानव में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में लगभग 7 से 8 होती है इनकी संख्या। डेंड्रॉन की संख्या मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में 7 से 8 होती है। अब इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें कम है लेकिन लगभग इनकी संख्या 7 से 8 होती है। कितनी? 7 से 8। एक मल्टीपोलर न्यूरॉन में इनकी संख्या 7 से 8 पाई जाती है। ये डेंड्रॉन आगे जाकर के डेंड्राइट्स में डिवाइड होते हैं। किसमें? डेंड्राइट्स में। डेंड्राइट, डेंड्राइट। डेंड्राइट्स में आगे जाके ये डिविजिबल हो जाते हैं और ये संवेदी होते हैं। ये संवेदी होते हैं
क्योंकि तंत्रिका आवेगों का जो संचरण होता है या तंत्रिका आवेगों को जो ग्रहण करता है वो ये डेंड्राइट्स के द्वारा होते हैं। डेंड्राइट्स के द्वारा तंत्रिका आवेगों को ग्रहण किया जाता है, ग्रहण करके सेल बॉडी को भेज दिया जाता है और इन तंत्रिका आवेगों को सेल बॉडी से आगे ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। एक्सॉन, ये एक्सॉन से होते हुए तंत्रिका आवेग एक्सॉन के लास्ट वाले सिरे तक पहुंचते हैं। ये एक्सॉन का लास्ट सिरा है, इसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब। डियर स्टूडेंट, दिस पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्टिक नोब। सिनेप्टिक नोब, सिनेप्टिक नोब में न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं और वेसिकल्स होते हैं। इसमें वेसिकल्स होते हैं और वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए होते हैं। तो ये हो गया माइलिन आच्छाद। माइलिन आच्छाद ये नॉन पोलर होता है। माइलिन कवरिंग, ये माइलिन आच्छाद है, नॉन पोलर होता है और बीच में ये जो हिस्सा है इस प्लेस पर द प्लेस ऑफ एक्सॉन वेयर माइलिन कवरिंग इज नॉट अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर। अब एक्सॉन जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है डियर स्टूडेंट्स। एक एक्सॉन वो होता है ये वाला हिस्सा। अब देखो वापस से देखते हैं, ये है न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की पूरी स्ट्रक्चर है। ये वाला जो हिस्सा है आगे का हिस्सा, इसे हम बोलते हैं सेल बॉडी या कोशिका काय, जिसे पेरिकैरियोन भी कहते हैं। पेरिकैरियोन भी कहते हैं। इन पर ये डेंड्रॉन्स हैं, इन पर भी नसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये केंद्रक हो गया जो न्यूरॉन में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हो गया तो द आगे का जो पार्ट है, मेन पार्ट, ये होती है सेल बॉडी। सेल बॉडी से आगे सेल बॉडी में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और ये नसल ग्रेन्यूल्स हैं। नसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। क्या? नसल ग्रेन्यूल्स, नसल कण। और ये नसल ग्रेन्यूल्स या नसल कण जो होते हैं वो डेंड्रॉन पर भी अवेलेबल होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। तो सेल बॉडी से आगे डेंड्रॉन्स होते हैं। ये डेंड्रॉन डेंड्रॉइड्स में विभाजित होते हैं आगे जाकर के। ये संवेदी होते हैं यानी सेंसरी होते हैं, जो सेंस को ग्रहण करते हैं और सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं, यानी तंत्रिका आवेगों को डेंड्रॉन के द्वारा ग्रहण किया जाता है और सेल बॉडी की तरफ भेजा जाता है। सेल बॉडी से जो तंत्रिका आवेग होते हैं वो एक्सॉन की तरफ जाते हैं। एक्सॉन पर आपको दिख रहा है ये माइलिन कवरिंग पाई जाती है और इस एक्सॉन से होते हुए तंत्रिका आवेग एक्सॉन के लास्ट वाले सिरे पर पहुंचते हैं, जहां पर सिनेप्टिक नोब
पाई जाती है। आगे हम देखते हैं जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, और सबसे कॉमनली जो न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है वो होता है डियर स्टूडेंट्स एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन, एसिटिल कोलिन पाया जाता है। अब ये जो एक्सॉन होता है इसके भी दो भाग होते हैं। एक एक्सॉन वो होता है जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं पाया जाता है या माइलिन आवरण नहीं पाया जाता है। एक एक्सॉन वह होता है जिसमें माइलिन कवरिंग पाई जाती है। तो दो प्रकार के एक्सॉन होते हैं, तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो ये सेल बॉडी हो गई, ये एक्सॉन हो गया, और ये एक्सॉन का लास्ट वाला हिस्सा हो गया जो तंत्रिका आवेगों को अगले न्यूरॉन्स तक भेजेगा। इसका मतलब तंत्रिका आवेग यानी कि न्यूरॉन्स के जो सेंस होते हैं, सेंसेस, वो सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन के लास्ट वाले सिरे पर होते हैं। तो सेल बॉडी जो होती है वो तंत्रिका आवेगों को अपकेंद्रण करती है यानी दूर भेजती है। तो केंद्र से दूर भेजने का काम करती है कौन? सेल बॉडी। और इसके जो लास्ट वाला हिस्सा होता है न्यूरॉन का, जैसे हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, इसके द्वारा तंत्रिका आवेगों को दूसरे तंत्रिका आवेग यहाँ पर एक दूसरी तंत्रिका कोशिका इनसे जुड़ी हुई होगी जिसे हम सिनेप्स बोलेंगे। उसका अध्ययन हम आगे करेंगे कि सिनेप्स क्या होता है। सिनेप्स इज द प्लेस वेयर टू न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड। सिनेप्स वह भाग होता है जहां पर दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जहां से तंत्रिका आवेग एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक ट्रांसफर होते हैं। वो जो प्लेस होता है या फिर वो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं सिनेप्स। यहाँ पर होगा ये कि तंत्रिका आवेग जब यहाँ पर आएंगे तो बाहर से जैसे ही तंत्रिका आवेग यहाँ पर आए तो आने पर यहाँ पर जो वेसिकल्स होंगे Ca+ आयन, कैल्शियम आयन अंदर आ जाते हैं। कैल्शियम आयन यहाँ पर अंदर आएंगे तो कैल्शियम आयन के प्रभाव से वेसिकल्स यहाँ पर मोशन करने लगेंगे, और जैसे ही वेसिकल्स यहाँ पर मोशन करेंगे तो वो आपस में टूटेंगे और जो पोस्ट सिनेप्टिक लेयर जो होगी वहां पर वो जाएंगे। तो पोस्ट सिनेप्टिक लेयर तक पहुंचेंगे और टूट करके फट जाएंगे, और एसिटिल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसके द्वारा वो गति करेंगे, और दूसरा जो न्यूरॉन होगा उसके एक्सॉन, उसके सेल बॉडी तक और डेंड्राइट्स तक आवेगों का संचरण होगा। देखो ये वाला हिस्सा एक्सॉन था, ये 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 डेंड्राइट्स हो गए, ये सेल बॉडी हो गई, ये एक्सॉन हो गया, एक्सॉन, और ये लास्ट वाला हिस्सा एक्सॉन के लास्ट वाला हिस्सा है जिसमें अपने सिनेप्टिक नोब है, इसके अंदर वेसिकल्स हैं और न्यूरोट्रांसमीटर भी इसके अंदर भरे हुए रहते हैं। तो ये एक्सॉन है, इसके ऊपर माइलिन कवरिंग पाई जाती है। क्या डियर स्टूडेंट्स? माइलिन कवरिंग। अब माइलिन कवरिंग अब ये भी दो प्रकार के होंगे, एक वो जिनमें माइलिन कवरिंग होगी, दूसरे वो एक्सॉन जिनमें माइलिन कवरिंग उपस्थित नहीं होगी। अब देखिए जैसे इस प्रकार का एक्सॉन है जिसके ऊपर चार्ज है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जब तंत्रिका आवेगों का संचरण होता है। और दूसरे प्रकार के ये क्या, ये एक्सॉन है, इसे हम बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड या माइलिन आच्छाद रहित, माइलिन आच्छाद रहित, माइलिन आच्छाद रहित एक्सॉन। इस एक्सॉन पर आपको कहीं माइलिन आच्छाद दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। और ये वाला जो एक्सॉन है, सॉरी,
ये जो एक्सॉन है, ये जो एक्सॉन है इस पर माइलिन आवरण पाया जाता है। माइलिन आवरण या फिर माइलिन कवरिंग इज अवेलेबल ऑन दिस एक्सॉन। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है यानी आयंस का प्रभाव होता है। जब तंत्रिका आवेगों का संचरण होता है तो उसमें पोटेशियम और सोडियम आयंस काम करते हैं और सोडियम और पोटेशियम चैनल्स का योगदान रहता है। अब ये माइलिन आवरण जो है वो होता है नॉन पोलर और तंत्रिका आवेगों का संचरण इस माइलिन कवरिंग माइलिन आवरण से नहीं हो सकता है। माइलिन आच्छाद, इस माइलिन आच्छाद से तंत्रिका आवेगों का संचरण नहीं हो सकता है क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये नॉन पोलर होते हैं इसलिए इनसे तंत्रिका आवेगों का संचरण नहीं होगा। तो तंत्रिका आवेग जो होंगे तंत्रिका आवेग इस प्रकार से माइलिन आच्छाद को छोड़ते हुए जाएंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से माइलिन शीथ को छोड़ते हुए अल्टरनेट क्रम में जाएंगे। जहां पर माइलिन आच्छाद या माइलिन कवरिंग अवेलेबल नहीं है वहां पर कंडक्शन होगा यानी कि तंत्रिका आवेगों का गमन होगा। जहां पर माइलिन आच्छाद उपस्थित है वहां पर तंत्रिका आवेगों का गमन नहीं होगा। इसलिए जो तंत्रिका आवेग होते हैं वो इस प्रकार से गति करते हैं और इस गति को हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। दिस मेथड इज कॉल्ड saltatory conduction। और तो ये माइलिन आच्छाद रहित हो गया, ये माइलिन आच्छाद युक्त एक्सॉन हो गया। इसमें तंत्रिका, अब मेरे को आप एक बात बताइए, मैं आप सबसे इस बात को पूछता हूं कि तंत्रिका आवेगों का जो गमन होगा वो इसमें फास्ट होगा या फिर इसमें फास्ट होगा? ज़्यादातर स्टूडेंट्स उत्तर देते हैं कि इसमें फास्ट होगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि तंत्रिका आवेगों का गमन इसमें स्लो होता है। तंत्रिका आवेगों का गमन स्लो होता है यानी कि इसमें जो आवेग पास होंगे वो धीरे धीरे होंगे, जबकि इसमें इसमें कूद कूद करके आवेग गमन करेंगे। तो इसलिए इनमें तंत्रिका आवेगों का जो मोशन होगा वो तीव्र गति से होगा और ज़्यादातर इसी प्रकार के अपने पाए जाते हैं। एनिमल्स में, ह्यूमंस में इसी प्रकार के जो माइलिनेटेड एक्सॉन होता है वो अवेलेबल होता है। अब इस माइलिन आच्छाद का निर्माण कौन करता है? तो दो प्रकार की सेल होती हैं, एक तो होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और बच्चों दूसरा होता है स्वान सेल्स। इनके द्वारा माइलिन का निर्माण किया जाता है। ये माइलिन जो एक्सॉन के ऊपर उपस्थित होता है इसका निर्माण अब स्वान सेल के द्वारा किन ऑर्गन्स में किया जाता है और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के द्वारा। ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान ये क्या है? ये कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं कुछ ऐसा प्रोटीन बनाएंगी जिनके द्वारा निर्माण होगा माइलिन का। तो स्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स माइलिन का निर्माण, माइलिन आच्छाद का निर्माण, माइलिन आच्छाद का निर्माण माइलिन आच्छाद का निर्माण दो प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है। एक होती हैं स्वान सेल्स, स्वान सेल्स, दूसरी होती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगो
डेंड्रोसाइट्स। अब स्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये दोनों ही माइलिन कवरिंग का निर्माण करती हैं, लेकिन स्वान सेल्स जो होती है वो पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन आएंगे उनमें जो न्यूरॉन्स उपस्थित होंगे उनके अंदर स्वान सेल्स के द्वारा माइलिन आच्छाद का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सीएनएस में मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो होते हैं सीएनएस में, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर दो ऑर्गन बॉडी पार्ट आते हैं, एक होता है मस्तिष्क यानी ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड और ब्रेन इन दोनों में जो माइलिन कवरिंग जो होती है उसका निर्माण किया जाता है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के द्वारा किया जाता है। और पीएनएस के अंदर यानी अन्य ऑर्गन जितने भी होते हैं उनमें स्वान सेल्स के द्वारा माइलिन आच्छाद का निर्माण किया जाता है। बिल्कुल चिंता ना करें, कक्षा 10, 11 और 12 तक इसमें कवर किया जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।